जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है मुगल काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली। अर्थात मुगल काल में भू राजस्व प्रणाली कैसी थी, जो उसके जो प्रारंभिक शासक थे उनके काल में कैसी थी और अंततः कैसे भू राजस्व प्रणाली में सुधार हुआ, इन सभी बातों को हम इस चैप्टर में देखेंगे। इसके पहले के 5 चैप्टर्स आपने अगर न देखे हों तो आपको प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर मिल जाएगी, विजिट कीजिए। आपको मिलेगी बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड क्लासेस, जहां आपको सिलेबस के साथ साथ सभी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका जो सिलेबस है पूर्णतः यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के पीडीएफ नोट्स आपको प्राप्त कराए जाते हैं, जिससे आप रिवीजन कर सकते हैं, या फिर आप स्वयं नोट्स बनाना चाहते हैं तो वहाँ से आप बना सकते हैं हैंड रिटन नोट्स। तो चलिए देखते हैं मुगल काल के दौरान भू राजस्व प्रणाली कैसी थी। मुगल की भू राजस्व प्रणाली की व्यवस्था, मतलब मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था। मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था अफगानों के शासन में काल में भारतवर्ष में जागीरदारी प्रथा थी। अगर हम बात करें अफगानों के शासन काल में भारतवर्ष में कैसी व्यवस्था थी, उससे पहले मतलब मुगलों से पहले जागीरदारी प्रथा थी। इसके पश्चात मुगल वंश के बाबर हुमायूं को भूमि राज व्यवस्था की ओर ध्यान देने का समय नहीं मिला, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत ही छोटा था और जितना भी था उन्होंने अपने प्रशासन को एक प्रकार से फैलाने का, विस्तार करने का प्रयास किया। और शुरुआती दौर में उनको काफ़ी आर्थिक मंदियों से गुजरना पड़ा, जिससे वह गुजरे और उसको विकास भी किया, और उनका ध्यान भू राजस्व प्रणाली पर उतना नहीं जा सका। हुमायूं का प्रतिद्वंदी शेर शाह प्रथम राज्य की आय के साधन की व्यवस्था करने की दिशा में अग्रसर हुआ। उसने लगान की दर निश्चित की तथा भूमि की पैमाइश कराई, और उसने भूमि पर कृषकों का अधिकार स्वीकार किया तथा उन्हें पट्टे प्रदान किए। हुमायूं ने लौटकर पुनः जागीरदारी प्रथा प्रारंभ कर दी। जो भी शेर शाह सूरी ने उसमें बदलाव किए थे, फिर से उसे हटाकर उसने जागीरदारी लगा दी। किसने? हुमायूं ने। हुमायूं के पश्चात सर्वप्रथम अकबर का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ भू राजस्व सुधार में। उसने भूमि सुधार के नवीन प्रयोग करने आरंभ कर दिए। यद्यपि आरंभ में इन प्रयोगों से उसे विशेष सफलता नहीं मिली, परंतु उसकी अथक प्रयास तथा उसके पदाधिकारियों के कठोर परिश्रम का परिणाम अत्यंत लाभकारी निकला। अर्थात उसने बहुत से प्रयोग किए भू राजस्व के सुधार के लिए। धीरे धीरे उसमें वह सफल भी रहा और उसने अपनी भू राजस्व व्यवस्था बहुत ही अच्छी बना ली थी। अकबर के भूमि सुधार, उसने सबसे पहले भूमि की पैमाइश कराई, मापने की क्रिया जिसे कहते हैं, भूमि की उसने पैमाइश कराई, भूमि को मपवाया। इस नवीन व्यवस्था के अनुसार सर्वप्रथम अकबर ने समस्त कृषि योग्य भूमि को पैमाइश कराई। अकबर से पूर्व शेर शाह सूरी ने भी भूमि की पैमाइश कराई हुई थी, परंतु तब पैमाइश के लिए रस्सी का प्रयोग किया जाता था। रस्सी बरसात में सुखकर छोटी हो जाती थी तथा अन्य समय में वो बढ़ जाती थी, अतः पैमाइश का उचित तरीका वह नहीं था। अकबर ने वासियों को लोहे के छल्ले से जुड़वाकर भूमि नापने के उपकरण निर्मित करवाए तथा उसने सिकंदर लोदी के गज को प्रामाणिक माना, जिसकी लंबाई 32 इंच के लगभग होती थी। संपूर्ण राज्य में सीकर के द्वारा उसने भूमि नपवाई। हालांकि जो भूमि की पैमाइश है इससे पहले शेर शाह सूरी ने करवाया था, लेकिन उसने नापने के लिए एक प्रकार से रस्सियों का प्रयोग किया था, जो कि थोड़ा उसमें मेज़रमेंट में गड़बड़ी हो जाती थी। अलग अलग सीजन्स में, अलग अलग मौसम में उसके अलग अलग माप आते थे। अकबर ने क्या किया कि लोहे के छल्लों से जुड़वाकर भूमि मापने का एक प्रकार से उपकरण बनवाया और उसी से उसने नापा। और एक प्रकार से जैसे कि हम लोग मापते हैं मीटर में, किलोमीटर में, उसने एक सिकंदर लोदी के गज को एक प्रकार से प्रामाणिक माना और उसने उसी से भूमि की पैमाइश कराई। फिर उसने भूमि का वर्गीकरण कराया। पैमाइश के पश्चात समस्त कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में उसने विभाजित किया। भूमि की उपज के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भूमि, जिस पर प्रत्येक वर्ष कृषि की जाती थी तथा जिसे कभी परती नहीं छोड़ा जाता था, जिसे पोलज कहते हैं, वह भूमि जिसमें लगातार खेती की जाती है और कभी खाली नहीं छोड़ा जाती, वह पोलज भूमि थी और वही पोलज भूमि कहलाती थी। अर्थात सबसे उपजाऊ जो थी उस समय, सबसे ज़्यादा उपज जिसमें होता था, उसे उसने
पोलज नाम दिया। फिर अगला को क्या किया उसने, अगला परती भूमि उसने बताया। वह भूमि जिसे कुछ समय के लिए खाली छोड़ा जाता था, जिस पर 1 वर्ष कृषि करके उपजाऊ बनाने हेतु 1 वर्ष के लिए छोड़ दिया जाता था, ऐसी भूमि को उसने परती नाम दिया। फिर चांचर, यह भूमि भी जिनको 2-3 वर्ष तक परती छोड़ने के उपरांत कृषि योग्य बनाया जाता था, वह चाचर भूमि थी। मतलब उसने उपजाऊ के आधार पर, उसकी उपज के आधार पर भूमि को वर्गीकृत किया। बंजर भूमि उसने बताया, वह भूमि जिसमें लवणों की अधिकता होती थी, उसे अथवा उससे अधिक वर्ष तक 5 से या उससे अधिक वर्ष तक परती छोड़ना पड़ता था, जिससे वह कृषि योग्य बनती थी। इस प्रकार उसने 4 प्रकार की भूमि बताया और उसी के हिसाब से, उसके उपज के हिसाब से कर लगाया। 1/3 भाग वह लेता था, जैसे कि पोलज में उसके अनुसार ज़्यादा उपज होता था, तो जितना उपज होता था उसका 1/3 एक प्रकार से वह कर लेता था, लेकिन जो कम उपज वाले क्षेत्र थे उसमें कम लिया जाता था। फिर उसने नकद राशि में कर को संग्रह करने का प्रथा चलाई। मतलब जो वह कर लेता था, एक प्रकार से अन्न लेना उसने बंद कर दिया और नगद राशि लेना शुरू किया। अकबर अनाज से अधिक नगद कर वसूल करना चाहता था, अतः विभिन्न प्रदेशों में अनाज की दर प्रत्येक वर्ष में पिछले 10 वर्षों के अनुपात से निर्धारित की जाती थी। गेहूं, कपास, तेल आदि 95 वस्तुओं की दर की सूची प्रत्येक प्रदेश के लिए तैयार की जाती थी। कार सर्वप्रथम अनाज और उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं के रूप में निश्चित किया गया था और तत्पश्चात उस प्रदेश की दर के हिसाब से उसका मूल्य निर्धारित करके उसे वसूल किया जाता था। मतलब एक प्रकार से सूची तैयार की गई थी, जैसे कि पिछले 10 वर्षों में जितना कर वसूला गया था उसको एक प्रकार से जोड़ के 10 से भाग देकर फिर उसका एक प्रकार से दर निकाला गया और उसी दर से सूची बनाई गई और उसी सूची से कर की वसूली की जाती थी। आगे हम देखेंगे राज्य कर संग्रह करने की पद्धति। राजस्व कर वर्ष में 2 बार वसूल किया जाता था, पहला तो रबी की फसल में और दूसरा खरीफ की फसल में। गांव के मुखिया भूमि कर वसूल करने में आमिर, गुजार, पोदार आदि की सहायता करते थे तथा इस सहायता के लिए उन्हें 2-2.5% कमीशन भी मिलता था। सम्राट का आदेश था कि कर वसूल करने वाले कर्मचारी पहले कृषकों से बकाया कर वसूले, तत्पश्चात उस वर्ष की उपज का संग्रह करें। मतलब अगर पिछले वर्ष का बाकी है पहले वो ले, फिर इस वर्ष का ले। कृषकों को कर्मचारियों के अत्याचार से बचाने के लिए प्रत्येक वर्ष कृषि को पट्टा प्रदान किया जाता था, जिसमें उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली भूमि की पैमाइश स्थान निश्चित कर अंकित रहता था। आगे हम देखेंगे भूमि पर कर पद्धति या का व्यवहारिक रूप। एक प्रकार से भूमि सुधारों के द्वारा अकबर ने भारत में रजत वाली प्रथा प्रचलित की तथा कृषि को सरकार से सीधा संपर्क स्थापित किया। वह चाहता था जो कृषि हैं, कृषक हैं, उसका सीधा संबंध एक प्रकार से सरकार से अर्थात शासक से है और उन दोनों के बीच के वर्ग का उसने अंतर कर दिया। अकबर ने किसी को सुविधाओं का विशेष ध्यान नहीं रखा। भूमि पर उनका अधिकार स्वीकृत करके उन्हें पट्टे दिए गए तथा उनके कबूलियत पर हस्ताक्षर करवाए गए। बंजर भूमि के आर्थिक सहायता प्रदान करके कृषकों को खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। जैसे कोई बंजर भूमि किसी कृषक के पास है तो उसको लोन भी दिया जाता था, एक प्रकार से कर्ज दिया जाता था, आर्थिक सहायता करके उससे खेती करवाई जाती थी और उसे प्रोत्साहित किया जाता था कि आप करिए खेती। जो अकबर ने भूमि सुधार किए उसके परिणाम क्या हुए उसको हम देखेंगे अलग अलग लोगों के बारे में। कृषकों को नवीन व्यवस्था के द्वारा काफ़ी सुरक्षा प्राप्त हुई। 22 प्रकार के अन्य करों को सम्राट अकबर ने समाप्त कर दिया, जिससे कृषकों को बहुत ही ज़्यादा राहत महसूस हुई। पदों के द्वारा सम्राट ने भूमि पर किसकों का अधिकार सूचित किया तथा उनसे निश्चित करके अतिरिक्त अन्य कुछ न देने का प्रतिज्ञा की। एक प्रकार जो कृषक थे, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, कृषकों का अधिकार सूचित किया उसने और अधिक कर न कोई वसूल ले, इसका भी उसने प्रतिज्ञा दी। दुर्भिक्ष के समय राज्य उनका क्रमांक करके उनकी प्रत्येक प्रकार की सहायता करता था तथा समय पड़ने पर उन्हें ऋण प्रदान करता था, जिससे महाजन के ब्याज और शोषण से उनकी रक्षा होती थी। एक प्रकार से जब भी अकाल या कुछ आए तो उनकी सहायता भी करता था अकबर जो था शासक। सम्राट अकबर के समय
कृषकों का विशेष ध्यान दिया तथा युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई सेना के द्वारा यदि संकीर्ण मार्ग के होने के कारण फसल की क्षति हो जाती तो उसकी क्षतिपूर्ति राज्य द्वारा की जाती थी। जैसे कोई एक प्रकार से कहीं पर भी जब भी युद्ध होता था तो उसमें अगर फसल का नुकसान होता था तो जिस किसान का नुकसान होता था उसकी भरपाई स्वयं राज्य करता था, सरकार करता था। सैनिकों को सम्राट का आदेश था कि वह कृषकों को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाए। इस प्रकार मुगलों की भूमि व्यवस्था कृषकों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। ब्रिटिश काल में अगर हम बात करें तो ब्रिटिश काल में सरकार को चाहे कृषकों से कितना उतना धन प्राप्त नहीं हो सका, परंतु कृषकों से उन्हें उतना धन नहीं प्राप्त हो सका, परंतु उनके द्वारा स्थापित जमींदारों को लगान का दोगुना धन शिक्षक से वसूल करने का पूर्ण अधिकार था ब्रिटिश काल में अगर हम बात करें, तथा वह उससे भी अधिक ही वसूल करते थे। मतलब जो ब्रिटिश काल था उसमें क्या होता था कि जो कृषक हैं उनसे ब्रिटिश को तो उतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन जो जमींदार थे उनको इतना अधिकार था कि कृषकों से वह 2 गुना या उससे ज़्यादा भी कर वसूल सकते थे। अतः किसी को ऊपर करों का भार कम नहीं था। यद्यपि कृषि को तथा सरकार के मध्य संबंध रखने वाले वर्ग को इस व्यवस्था से लाभ होता था। अकबर की भूमि व्यवस्था से राज्य कृषक वर्ग दोनों को ही लाभ पहुंचा था। अब हम बात करें जहांगीर के शासनकाल में भू राजस्व कैसा था, तो जहांगीर के शासनकाल में प्रशासकीय नियंत्रण ढीला हो गया था। इस कारण भू राजस्व व्यवस्था में ढीलापन आ गया था। कृषकों का राज्य से सीधा संपर्क टूटने लगा था, जो कि अकबर ने एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था कि कृषकों का सीधा संपर्क सरकार से होता था, एक प्रकार से व्यवस्था से होता था। लेकिन जहांगीर के समय में ऐसा नहीं हुआ। कृषकों का जो राज्य से सीधा संपर्क था वह धीरे धीरे टूटने लगा। मुकदमों या जागीरदारों की सेवाएं भू राजस्व वसूली के लिए पुनः ली जाने लगी और ये वसूलकर्ता कृषकों से भू राजस्व के अतिरिक्त धन भी वसूलने लगे, जो कि एक प्रकार से अकबर ने बहुत ही हद तक रोका था। कृषकों का शोषण होने से उन्होंने खेती छोड़ दी और उससे राज्य की आय एक प्रकार से घट गई और जहांगीर ने अमीरों को उनके निवास स्थान या जन्म स्थान के निकट जागीरी दे दी और धीरे धीरे जागीर जो है वंशानुगत हो गई। शाहजहां के शासनकाल में अगर हम भू राजस्व की बात करें तो शाहजहां के समय में कृषकों की हालत खराब हो गई थी। साम्राज्य की 10% के लगभग कृषि भूमि जागीरों से विभक्त हो गई थी। यही जागीरदार ग्रामों में भूमि कर वसूल रहे थे। भू राजस्व की दर 1/3 से बढ़ाकर उन्होंने 1/2 कर दी थी और कृषकों को अब उस भूमि पर भी भू राजस्व देना पड़ता था, जिसे परती उन्होंने छोड़ दिया था। इस प्रकार शाहजहां के समय में अकबरकालीन टोडरमल बंदोबस्त समाप्त हो गया और ठेकेदारी प्रथा जारी हो गई। इससे राज्य की आय बढ़कर हर वर्ष 40 करोड़ रुपया हो गई, परंतु यह आय कृषकों की सुख समृद्धि को बलि चढ़ाकर प्राप्त की गई थी। एक प्रकार से उन्होंने कर भी बढ़ा दिया था और उनसे भी कर लिया जाता था, जो परती भूमि थी उनसे भी कर लिया जाता था और उसने अपनी आय तो बढ़ा ली, लेकिन एक प्रकार से कृषकों की सुख समृद्धि उसने छीन ली। औरंगजेब के शासनकाल की बात करें तो औरंगजेब के शासनकाल में भू राजस्व, औरंगजेब के शासनकाल में जाब्ती प्रणाली लगभग समाप्त हो गई थी। नस्क प्रणाली का व्यवहार बढ़ा, अर्थात अनुमान के आधार पर तथा साधारण पैमाइश के आधार पर भू राजस्व निश्चित होने लगा। औरंगजेब ने उपज का 12 भू राजस्व वसूल किया, 1/2, यहाँ पर 1/2 होगा। उसके समय में जागीरदारी और ठेकेदारी प्रथा जारी रही। कृषकों के हितों की ओर ध्यान देने का समय उसे तथा उसके अधिकारियों ने नहीं था। राजस्व वसूली के समय कठोरता रहती थी। राजस्व कर्मचारी बेईमान और भ्रष्ट होने लगे और साथ साथ अत्याचारी भी हो गए। कृषकों से नियत राशि से भी अधिक कर वसूल किया जाता था। कृषकों से भेंट या उपहार लेना सामान्य हो गया था। उनसे भेंट भी लेते थे, अधिक राशि भी लेते थे, मतलब कर के रूप में। कई बार कृषकों की उपज तैयार होने के पूर्व ही उनसे कर वसूल लेते थे। अनेक बार वसूल की गई कर राशि को वे समय पर राजकोष में जमा भी नहीं करते थे। जानबूझकर खेतों को परती रखवा कर अकाल दिखाकर वे वसूली की गई कर राशि में हड़प लेते थे।
इस प्रकार किस्को की दशा दिन प्रतिदिन असंतोषजनक होती गई और इसका साम्राज्य की आर्थिक स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ा। एक प्रकार से अकबर ने भू राजस्व प्रणाली बहुत अच्छी बनाई थी, लेकिन उसके पश्चात धीरे धीरे भू राजस्व प्रणाली घटती गई और आर्थिक स्थिति भी उनकी खराब होती गई। ये चैप्टर इस प्रकार आपका समाप्त होता है। अगला चैप्टर आपका जल्द ही आएगा, तो चैनल पर बने रहिए। वीडियो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कमेंट करके कोई भी प्रश्न ना आ रहा हो समझ में तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बस आपको कहानी की तरह हमने उनकी भू राजस्व प्रणाली को बताया है, जैसे कि किसानों पर किस प्रकार अत्याचार हो रहे थे या क्या व्यवस्था थी, सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पर बने रहिए।